आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काव्य हेतु के बारे में। तो काव्य हेतु आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमेशा की तरह हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले जाएंगे इस टॉपिक के सबसे ऊपर टाइटल के पास, जहाँ पर लिखा है काव्य हेतु। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काव्य होता क्या है। अगर काव्य की आपको एक सामान्य सी बात अगर बताऊं, काव्य को आप समझ सकते हैं कविता से। तो जिसे हम आज कविता कहते हैं, पहले जब ये सब ग्रंथ रचे जा रहे थे तो उस टाइम पर इस कविता को काव्य कहा जाता था। सब लोग ये बात जानते हैं कि कविता को किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए, उसका जो भी शास्त्र है उस कविता को अध्ययन करने का, उसको लिखने से लेकर के उस कविता के गुण दोष, जितनी भी चीजें हम कविता के ऊपर बातें करते हैं, वो सभी के सभी हमें शास्त्र के अंदर सिखाया जाता है। तो इसलिए इसे काव्य शास्त्र भी कहा जाता है। तो कविता का शास्त्र, कि कविता क्या है, उसके गुण दोष, या फिर ये कहा जाए कि कविता कैसे लिखी जाती है, या अच्छी कविता किसे कहेंगे, कुल मिलाकर के कविता का विवेचन करना एक तरीके से, तो वो शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। तो उसी का एक विषय है काव्य हेतु। तो जाहिर सी बात है, भारतीय काव्य शास्त्र का ये विषय है। तो इसमें हम लोग जिस पर भी बात करेंगे वो कविता के तत्वों के ऊपर ही बात होगी, कि कविता कैसे लिखी जाती है, अच्छी कविता के लक्षण क्या होते हैं, और कविता अस्तित्व में क्यों आती है, इसके कारण क्या है। कुल मिला करके जो कविता होती है उसी के ऊपर बात होगी। तो उसी में से जो एक चीज है वो ये है काव्य हेतु, जिसके अंदर हमें बताया जाता है। यहाँ पर आपको हेतु का मतलब समझना होगा। हेतु का आप मतलब निकाल सकते हैं यहाँ पर कारण से, कि कविता का कारण आखिर है क्या। कोई भी कविता या काव्य जब हमारे अस्तित्व में आता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है, क्यों जो कविता हमारे सामने बन करके निखर करके आई। तो नॉर्मली हर एक व्यक्ति जो है अपनी, उसके जीवन में कई घटनाएं घटित होती हैं। तो उन घटनाओं को जब वो अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है, यानी किसी को बताना चाहता है, तो जब वो नॉर्मल भाषा में बताता है, जैसे मैं आपको अभी नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ कोई बातें, तो ये एक नॉर्मल वार्ता है। पर लेकिन जब इसी चीज को कोई एक विशिष्ट शक्ति के साथ, एक विशिष्ट शक्ति नहीं, शब्द कह लेंगे आप, कि एक विशिष्ट शब्दों के साथ और उसमें कल्पना का थोड़ा बहुत मिश्रण कर दे, और फिर उस तरीके से आपको ये बात बताए, तो वो क्या है, कविता के अंदर आ जाता है, काव्य के अंदर आ जाता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कविता के बारे में। थोड़ा सा और अगर अच्छे से आप समझेंगे कविता क्या है, तो कविता एक ऐसी विधा है जिसके अंदर हम उन बातों को कहते हैं जो बातें नॉर्मली या साधारण शब्दों में नहीं कही जा सकती। उन बातों को समझाने के लिए हम कविता का प्रयोग करते हैं। तो यही कविता कैसे अस्तित्व में आती है, क्यों हमारे सामने ये आई, इसका जब हम अध्ययन करते हैं वो होता है काव्य हेतु। तो इसके ऊपर संस्कृत के कई सारे आचार्यों ने इसके ऊपर बातें करी है। जैसा मैंने आपको बताया काव्य शास्त्र, उसके अंदर आचार्य उन चीजों के बारे में बातें करते हैं, अपना अपना मत आकर के देते हैं। पहला जो है हम बात करेंगे आचार्य मम्मट के बारे में। तो मम्मट का क्या कहना है काव्य हेतु के बारे में, पहले हम ये जानेंगे। मम्मट के आने से पहले भी काव्य हेतु के ऊपर काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आप ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि इनसे पहले भी काफी आचार्य काव्य हेतु के बारे में बोल चुके हैं। पर उसके बाद आपको आना है सीधा मम्मट पे। मम्मट का क्योंकि महत्वपूर्ण है और मैं आपको वहीं से ही बताना चालू कर रहा हूँ। मम्मट काव्य के 3 हेतु बताते हैं। कविता जो अस्तित्व में आती है उसके 3 रीजन हो सकते हैं, उसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला वो बताते हैं प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा अभ्यास। आपको एक बात बता दूं कि भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे ज्यादा जो महत्व अगर किसी चीज को दिया गया है वो है प्रतिभा, और इसी पे ही सबसे ज्यादा बात करी गई है, इन दोनों पर बहुत ही कम। तो इसी प्रतिभा को सबने अच्छे से समझाया है, तो हम इसी के ऊपर ज्यादा बात भी करेंगे। अब एक कविता अस्तित्व में कैसे आती है, अब इसको हम और अच्छे डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिभा के ऊपर ही। तो प्रतिभा के ऊपर कई आचार्यों ने अपने मत दिए हैं कि उनके हिसाब से प्रतिभा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो वो इन्होंने बताया है, समझाया है। तो सबसे पहले है रुद्रट। तो रुद्रट का कहना है कि प्रतिभा क्या है। तो रुद्रट कहते हैं कि काव्य का विषय, यानी जो भी चीज हम अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं उसको अनुकूल शब्दों में अनायास उसको बता देना, ये क्या कहलाता है, प्रतिभा कहलाता है। कि आपके मन में कोई भी चीज आई कि मुझे ये चीज बतानी है, अभिव्यक्ति देनी है, तो उसको आपने एक अनुकूल शब्द दे दिए, और उसकी जो अभिव्यक्ति है, यानी उसको आपने जब बताया या फिर लिखा, वो अनायास ही हो गया, अपने आप ही हो गया, कुछ विशेष आपको प्रयास नहीं करना पड़ा। तो
उन्होंने इसे क्या कहा है, प्रतिभा कहा है। दूसरा, इसी प्रकार से जगन्नाथ आते हैं, इनको मैंने पहले लिख दिया है लास्ट के, क्योंकि इनका जो मत है इससे मिलता जुलता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो काव्य का जो विषय है उसको अनुकूल शब्दों के साथ साथ उसके अर्थ में प्रस्तुत कर देना। इन्होंने एक अर्थ शब्द और लगा दिया, शब्द के बाद अनुकूल शब्दों और अर्थों में प्रस्तुत कर देना क्या कहलाता है, प्रतिभा कहलाता है। तो प्रतिभा आप समझ पा रहे होंगे कि उसी व्यक्ति के अंदर मानी जाती है जिसे कोई चीज अगर अपनी बात बतानी है, उस बात को वो बता पा रहा हो एक अनुकूल शब्दों के माध्यम से। तो ये क्या है, ये एक प्रतिभा है। हर कोई ये चीज नहीं कर पाता कि जो बात उसे बतानी है उसको एक अनुकूल शब्दों में बता दे, एक कुछ ऐसे विशेष शब्द वो चुने और कल्पनाओं का ऐसा मिश्रण करे कि सुनने वाला व्यक्ति एकदम भाव विभोर हो जाता है। तो यही प्रतिभा है, जिनमें ये प्रतिभा होती है वही कविता कर पाते हैं, ऐसा इन आचार्यों का मानना है। और भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे ज्यादा जोर जो दिया गया है प्रतिभा पर ही दिया गया है। तीसरे आचार्य की ओर चलते हैं। तीसरे आचार्य है भट्टतोत। तो इनका कहना था नए नए अर्थों में उद्घट करने वाली प्रज्ञा। तो पहले तो आपने देखा कि शब्दों और अर्थों के ऊपर आया, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि नए नए जो घटनाएं हमने देखी उसको एक प्रकार से एक नया अर्थ दे देना, कि कोई घटना घटित हुई उसको बिल्कुल वैसा ना, उसको वैसा नहीं बताया, उसको तो कोई नया अर्थ दे दिया उन लोगों ने। तो ये जो नया अर्थ देने की जो क्षमता है उसको उन्होंने प्रतिभा कहा है। आपने देखा होगा कई लोग जो कविताएं करते हैं वो एक सामान्य सी घटना को एक नए अर्थों में प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये भी एक प्रतिभा है। तो इसे भट्टतोत ने माना है। अगले आचार्य जो है वो है कुंतक। तो कुंतक का कहना है कि पूर्व जन्म तथा इस जन्म के संस्कार, यानी कुंतक कहते हैं कि जो पूर्व जन्म के या फिर हमें संस्कार हो या फिर जो इसी जन्म में हमें संस्कार मिले हो। संस्कार को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर उसका पालन पोषण हुआ है तो उसको वो जो संस्कार है उसके जिस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ या फिर जिस जगह पे वो रहा है, तो वो चीजें क्या है एक प्रौढ़ता को प्राप्त हो गए हैं और एक विशिष्ट काव्य शक्ति के रूप में उभर करके आ रहे हैं। आपको पता होगा कोई भी व्यक्ति जब कविताएं करता है तो वो अपनी परिस्थितियां जहां पर वो रहता है, जो चीजें उसने देखी है, जो घटनाएं उसके साथ घटित हुई है, उसी की अभिव्यक्ति वो करता है। तो आपने एक बात और सुनी होगी कि जब कुछ जो घटनाएं बहुत ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करती है तो उसके अंदर वो उस घटना के माध्यम से ही उसको अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है, मतलब कि उस घटना का प्रभाव उसके ऊपर इतना पड़ता है, उसकी जो तीव्रता उसके मन में छाप इतनी गहरी पड़ती है कि बिना उसको अभिव्यक्त करे वो रह ही नहीं पाता है। वो जो भी बोलता है उस तीव्रता के क्षण में वो क्या है, कविता हो जाती है। तो कुंतक का जो कहना है वो कुछ इसी प्रकार का है कि पूर्व जन्म या इस जन्म के संस्कार से प्रौढ़ता को प्राप्त विशिष्ट कवित्व की शक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं। ये जो विशिष्ट कवित्व की शक्ति आती है ये कहाँ से आती है, उसके उन्हीं संस्कार से आती है। ठीक है, तो अब हम अगले आचार्य की ओर बढ़ते हैं जो कि है मम्मट। आचार्य मम्मट कहते हैं कि कविता के निर्माण के लिए जो बीज रूप विशिष्ट संस्कार होते हैं, कि यानी कविता का जो बीज रूप है और वो जो बीज रूप जब फलता है, एक तरीके से पौधा जब निकलता है, उसे इन्होंने क्या माना, कविता। तो वो बीज रूप जो है ना पौधे के बनने से पहले, आप इसे यूं समझिए एक पौधा जब पूरा बनता है, एक बीज है, उसके बाद उससे क्या है पौधा विकसित होता है। तो इन्होंने कहा कि बीज क्या है, प्रतिभा है। तो मम्मट कहते हैं ये बीज रूप विशिष्ट संस्कार जो है ये है प्रतिभा, और यही जो बीज है आगे विकसित होकर के क्या बनती है, कविता बनती है। तो बिना इस प्रतिभा के बीज के पौधा विकसित नहीं हो सकता। तो इसलिए मम्मट जो है कविता को एक बीज रूप मानते हैं। और आगे अब हम बढ़ेंगे, ये हमने जाना कि प्रतिभा के बारे में इन आचार्यों का क्या कहना है। सब उन्हें बातें क्या है संस्कृत में कही थी, मैंने यहाँ सरल भाषा में लिखा है। अगर आपको संस्कृत में कोट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो प्रतिभा है ये अनिवार्य माना गया है काव्य हेतु में, कि बिना इसके जो है कविता हो ही नहीं सकती है, काव्य हो ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर कुछ आचार्यों ने थोड़ी बहुत टिप्पणी और करी है जो कि इसके अनिवार्यता को लेकर के है, तो उसे भी हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो मम्मट बताते हैं कि जो प्रतिभा है वो क्यों आवश्यक है। मम्मट कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ना हम किसी गुरु के माध्यम से भी कर सकते हैं, कि शास्त्र को यदि हमें पढ़ना हो, समझना हो, तो कोई गुरु अगर हमें मिल जाएगा तो वो हमें समझा देगा। परंतु अगर हम कविता करना चाहते हैं, कविता का निर्माण किसी गुरु के माध्यम से नहीं हो सकता, उसका माध्यम केवल एक ही है, वो है उसके पास प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा है तो काव्य कर पाएगा,
प्रतिभा नहीं है तो वो कविता नहीं कर पाएगा। इसलिए मम्मट कहते हैं, और इन्हीं के साथ वामन, मम्मट का जो मैंने यहाँ आपको बताया वही चीज यहाँ पर आई है कि प्रतिभा ही कवित्व का बीज है। मम्मट जो है यहाँ पर कविता में प्रतिभा की अनिवार्यता तो बताते हैं, साथ ही साथ वो इन दोनों व्युत्पत्ति और अभ्यास इनको भी क्या है, महत्वपूर्ण मानते हैं। आप देख पा रहे होंगे मम्मट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शुरुआत मैंने मम्मट से करी, यहाँ पर भी मम्मट आया था, अब अनिवार्यता पे भी हम लोग मम्मट पर ज्यादा बात कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर मुझे बता देना पड़ेगा कि व्युत्पत्ति और अभ्यास क्या है। तो पहले ही बता देता हूं मैं, ये बाद में आता, प्रतिभा के बाद में आपको व्युत्पत्ति और अभ्यास बताता, तो थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं, कि व्युत्पत्ति को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं निपुणता। निपुणता इन द सेंस, अब ये समझेंगे कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं या शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं या फिर कोई चीजें पढ़ पढ़ के जो हमारे अंदर एक, जो ज्ञान से हमारे अंदर एक निपुणता आती है पढ़ करके, जैसे कोई व्यक्ति अगर कविताएं बहुत सारी पढ़ रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसे आ जाता है कविताएं लिखना। तो ये वाली जो चीज है, ये जो निपुणता आती है अध्ययन के माध्यम से, इसी को व्युत्पत्ति कहते हैं, कि अध्ययन के माध्यम से आने वाली निपुणता क्या है, व्युत्पत्ति। तीसरा जो है अभ्यास। अभ्यास आप लोग जो समझ रहे हैं, अभ्यास का वही मतलब होता है कि आपको पता है अभ्यास से जो हमारी जो स्किल्स होती है उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। इस पर बात अभी और करूंगा दोबारा से, पहले यहाँ चल लेते हैं। मम्मट मैंने आपको बता दिया, और इसी के बाद जब मम्मट ने इन तीनों चीजों को इंपॉर्टेंट माना तो यहीं पर एक और आचार्य महत्वपूर्ण बन जाते हैं, वो जयदेव। इन्होंने एक रूपक के माध्यम से हम लोगों को समझाया है कि कैसे ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने वहां पर एक पौधा बनाया है छोटा सा, तो वो कहते हैं कि जैसे एक बीज को जब मिट्टी और जल मिलता है, एक बीज है उसको मिट्टी और जल मिला अनुकूल, ठीक है, उसके बाद ही क्या है, पौधा विकसित होता है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रतिभा को व्युत्पत्ति और अभ्यास ये दोनों मिलते हैं तो एक कविता भर करके, तो एक कविता जो है सामने आती है। बीज को आप यहाँ पर प्रतिभा मान लीजिए, मिट्टी को व्युत्पत्ति और जल को अभ्यास। तो जब व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा को मिलते हैं तो जो कविता है और भी ज्यादा उत्कृष्ट रूप से सामने आती है। ये था जयदेव जी का कहना। अब चलते हैं अगले आचार्य की ओर, जो कि है दंडी। आचार्य दंडी का कहना यहाँ पर आप लोग देखिए कि आचार्य दंडी कहते हैं कि प्रतिभा आवश्यक तो है, पर इसके अभाव में भी क्या है, शास्त्र के अध्ययन से और अभ्यास से हम लोग कविताएं जो है कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है तो आप कविताएं नहीं कर सकते। दंडी कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान और अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति कविता कर सकता है। पर जो अगले आचार्य आते हैं आनंदवर्धन, वो इस बात को बिल्कुल ही नकारते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि शक्ति के बिना यथार्थ काव्य की रचना नहीं की जा सकती। यथार्थता से मतलब होता है कि एक जीवंतता, उसके अंदर यथार्थता, बनावटीपन ना हो एक तरीके से। तो उस टाइप की कविता आप नहीं कर सकते अगर आपके अंदर प्रतिभा नहीं है तो। और आगे वो बताते हैं कि व्युत्पत्ति के अभाव में, यानी अगर आपके पास शास्त्र ज्ञान ज्यादा नहीं है तो ये वाला जो दोष है वो प्रतिभा की वजह से थोड़ा सा छिप जाता है, उसको कवर कर देता है। ये जो दोष है नहीं दिखता। अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है पर प्रतिभा है तो इस ज्ञान को भी वो क्या है, थोड़ा सा छुपा देते हैं, हटा देते हैं। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, प्रतिभा ज्यादा मैटर करती है। ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास है, पर लेकिन इसमें अगर अब कोई दोष आता है तो वो तुरंत पता लग जाएगा। अगर प्रतिभा में दोष आ जाता है, जैसे अभी व्युत्पत्ति में दोष आया था, यानी शास्त्र ज्ञान में अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो उसको ये पूरा कर रहा था, पर अगर प्रतिभा में दोष आ गया तो उसको शास्त्र ज्ञान और अभ्यास ये पूरा कर ही नहीं पाता। ये तुरंत पता लग जाएगा कि आपकी प्रतिभा में जो है वो दोष है, ये तुरंत पता लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिभा जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हमारे लास्ट आचार्य की तरफ, जो कि है हेमचंद। तो इनका जो मत है सबसे ज्यादा पुष्ट माना जाता है, मानने सबसे ज्यादा इन्हीं का मत है। तो हेमचंद ने कविता को प्रतिभा का काव्य हेतु माना, पर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो व्युत्पत्ति है और अभ्यास ये क्या है, परिष्कारक है। किसके? प्रतिभा के। परिष्कारक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि परिष्कारक का मतलब होता है कि जो इसके जो गुण है इसको और भी ज्यादा अच्छे से उभार करके सामने लेकर के आते हैं। कैसे? आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छा शास्त्र ज्ञान होगा, आपने बहुत ज्यादा अभ्यास किया होगा, तो आपकी जो प्रतिभा है जो पहले से मौजूद है उसमें और भी ज्यादा निखार आ जाएगा। तो यही चीज हेमचंद कहते हैं कि प्रतिभा तो काव्य का हेतु है, उसे मान लिया, साथ ही साथ
व्युत्पत्ति और जो अभ्यास है ये भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए? परिष्कारक के रूप में। तो परिष्कारक के रूप में ये भी क्या है? काव्य का हेतु है। तो ये वाला जो मत है सबसे ज्यादा मान्य है। तो ये जो बात होगी प्रतिभा के ऊपर, सबसे ज्यादा जो बात थी प्रतिभा के ऊपर ही चली। और व्युत्पत्ति और अभ्यास में आपको क्या लिखना है? व्युत्पत्ति और अभ्यास में यही लिखना है कि शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, पठन के द्वारा जो निपुणता हमारे अंदर विकसित होती है उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। और अभ्यास के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि अभ्यास एक आचार्य है, मंगल आचार्य, इन्होंने अभ्यास को क्या है? काव्य का हेतु माना है। परंतु ये जो मत है उतना ज्यादा क्या कहते हैं, पुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे कवि हैं जिनकी जो पहली कविता ही क्या है? एकदम बढ़िया गई है, पहली कविता ही सक्सेसफुल है, तो उसने तो कोई अभ्यास नहीं किया, फिर भी जो उसकी कविता इतनी ज्यादा फेमस हो गई। तो इसलिए इस मत को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। पर अभ्यास जो है फिर भी एक बिल्कुल आवश्यक तत्व तो नहीं है कि इसके बिना जो है कविता हो ही नहीं सकती, पर फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसकी वजह से प्रतिभा में क्या है? निखार आता है। तो व्युत्पत्ति और अभ्यास को आप क्या समझ सकते हैं? परिष्कारक, जो कि किसके लिए? इसके लिए है। तो कुल मिलाकर के ये था काव्य का हेतु। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो माने गए हैं कि कविता के कारण क्या है, वो यही 3 है, जिसमें से प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण थी। ये चीज आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कविता जो है कैसे आती है सामने, जब मैं आपको बताऊंगा काव्य हेतु पाश्चात्य दृष्टि से। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य हेतु किसे माना गया है, अगला वीडियो उसी पर ही होगा, और उसे देखने के बाद आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि जो कविता है वो कैसे अस्तित्व में आती है। और इन सब चीजों को यदि आप अच्छे से समझते हैं तो आपके अंदर भी जो कविता करने का जो प्रतिभा है, कविता करने की जो प्रतिभा है, वो विकसित हो सकती है। तो मैं मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और बहुत जल्द मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि कविता क्या है, कविता कैसे अस्तित्व में आती है, वो लोग कविता कैसे लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सब चीजों पे बात होगी, काव्य हेतु, प्रयोजन और लक्षण। तो वो सब हम उन्हीं वीडियोज में कवर करेंगे, वो सब का सब उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग उस पॉडकास्ट के अंदर करेंगे, उससे आपको ये चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और जहां तक बात रही काव्य प्रयोजन की और लक्षण की, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो। कोई सवाल, कोई चीज समझ में नहीं आई है या वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी चीज हो, नीचे कमेंट आपके लिए खुला पड़ा है,